वेरी गुड इवनिंग। थोड़ी सी डरावनी कंडीशन है क्योंकि पीछे आपको टॉपिक का नाम दिख गया होगा। ऑफलाइन बैचेज में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि सर लॉजिकल रीजनिंग का कुछ सेगमेंट ऐसा है कि जितना अटेम्प्ट करो गलती की रेशियो जो है उतनी बढ़ जाती है। थोड़ा मुश्किल सा लगता है। ऑफ कोर्स आई डू अग्री विद दिस। इसके पीछे 2-3 रीज़न है, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी मैं दोबारा एक बार बताना चाहता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो बनाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर मीनिंग समझ पा रहे हैं गिवन पैसेज का। कई बार बच्चे ट्राई करते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन, मीनिंग नहीं समझ पाए, पैसेज का कुछ भी आंसर लगा के आ गया, सब गड़बड़ हो जाता है। इन द सेम वो हिंदी में भी कई सारे वर्ड्स, कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है, दिक्कतें रहती है, अपन उस पर फोकस रखने की ज़रूरत है। दूसरा, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कंक्लूजन है, इन्फ्रेंस है, आर्ग्यूमेंट है, एक्शन है, वीक करने का बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग करने का बोल रहा है, इम्प्लिसिट बोल रहा है, एक्सप्लिसिट बोल रहा है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पैसेज को समझिए, और दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक को उस हिसाब से समझिए जिस हिसाब से वहाँ लिखा गया है। क्योंकि कई बार कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बेस्ड टॉपिक आ जाएगा, उसको आप अपने इमोशन से समझ लीजिएगा। आपने अपने इमोशन से समझ लिया तो लॉजिकल रीजनिंग आपके साथ इमोशनल गेम कर देगी, मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? लॉजिक क्या है? लॉजिक बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड चीज़ है, एक जनरल वे में एक्सेप्टेड चीज़ है जिसको बस यूँ समझ लीजिए कि कॉमन फीचर पे बेस्ड है चीज़ें, जिसमें बहुत सारे लोगों का परसेप्शन समहाउ प्रॉक्सिमेट रिलेशन मेंटेन करता है। अगर ऐसा है तो वो लॉजिकली करेक्ट कंसीडर होता है, अदरवाइज लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, विच वन इज़ करेक्ट, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, इट्स ऑल अप टू यू एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कोशिश ये करी है कि हमारा जो अभी पीएस क्लर्क का मेंस चल रहा है, अभी एक स्लॉट हो चुका है, दूसरा स्लॉट बच रहा है। जिन बच्चों के साथ भी दिक्कत हुई है, जो अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आने वाले बैचेज में अच्छी कंडीशन रहे, इसलिए मैं ट्राई करने वाला हूँ आपके लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने शेयर किया है अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट एंड इन्फ्रेंस, पांचों ही टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, किसी एक टॉपिक का 2 क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल। मिल के करते हैं, समझते हैं क्या पॉसिबल है सॉल्व प्रॉपर करना कि नहीं। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस वर्ड को हाईलाइट किया, वीकेंड। ये क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर का नहीं है कुछ भी, क्वेश्चन का पार्ट है वीकेंड। बेसिकली जब क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा जाता हो वीकेंड्स, इसका मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ जो दिया गया पैसेज है, इस पैसेज और नीचे जो दिए गए ABCDE 5 ऑप्शन है, उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका सपोर्ट नहीं करता है, जो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन वाला टॉपिक आप ढूंढने में सक्सेसफुल हो गए तो आप वीकेंड वाला जो पार्ट है उसको ढूंढने में सक्सेस। आप सिंपल समझो ना, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने बोला कि आज इंडियन टीम जीतेगी, है ना। आपने, ये मेरा स्टेटमेंट है प्रॉपर, आपने नीचे कह दिया कि नहीं यार, इंडियन टीम के बैट्समैन स्पिनर अच्छा खेल ही नहीं पा रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि हार जाएगी, ये हो जाए, कुछ भी। आपने सिंपल एक बात कह दिया कि इंडियन टीम के जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे हैं। तो मेरी जो कही गई बात है कि इंडियन टीम 100% जीती, कहीं ना कहीं मेरे उस स्टेटमेंट को कमज़ोर बनाने का काम आपने कर दिया। मतलब ये कि कॉन्ट्राडिक्शन, सपोर्ट नहीं करना, अगेंस्ट में चले जाना, वो सारे का सारा दूसरे आदमी की कही गई बातों को वीक कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, सपोज कर लीजिए कि अपन 2 भाई हैं, एक मैं और एक आप, है ना। और अगर कोई लड़की है तो भाई बहन है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मैं भाई और आप क्या हो, बहन है। मैंने कुछ बात घर के बाहर की दूसरे लोगों से,
आपको भी पता है सच ये है। और दूसरे वाले जो लोग हैं वो इतने चालाक, इतने खतरनाक कि उन्होंने बोला नहीं, इसका जो दूसरा भाई या दूसरी बहन घर में बैठी ना, उससे वेरीफाई करूँगा ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। वो आपके पास आया वेरीफाई करने, उसने आपको सारी बातें बताई। अब आपके रिएक्शन के दो मेथड हो सकते हैं। पहला ये कि आप कुछ बोलो, और दूसरा ये कि कुछ ना बोलो। अगर आपने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये कि जो सामने वाला आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए आया था, उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट आपने क्रिएट कर दिया, पहला। दूसरा, अगर आपने कुछ बोला तो उसके दो पैटर्न है, एक सपोर्ट में बोलना, एक अगेंस्ट में बोलना। अगर सपोर्ट में बोला, हाँ मेरे भाई ने जो बोला सब करेक्ट है, दैट इज स्ट्रेंथन, जब यूज किया जाता है स्ट्रेंथन। और एक आपने बोला, जो उसने बोला है वो सही नहीं है, वीकेंड, यही समझना है आपको। तो चलिए क्या लिखा है स्टेटमेंट, एडल्ट्स शुड बी केयरफुल अबाउट कंज्यूमिंग अल्कोहल इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। वेरी सिंपल वे में स्टेटमेंट लिखा है कि जो एडल्ट्स है, हम जैसे लोग हैं, वो जब कंज्यूमिंग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको बच्चों के सामने शुड बी केयरफुल होना चाहिए, ना करो कुछ भी ऐसा। चिल्ड्रेन हैव एन इम्प्रेशनेबल माइंड। अच्छा, बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि वो समझते हैं कि मेरे बड़े लोग, मेरे पापा, मेरे भाई जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उनके सामने अगर आप सिगरेट पियोगे, उनके सामने आप ये करोगे वो। अच्छा, मेरे पास एक बड़ा तगड़ा एग्जांपल है, बस 1 मिनट समझाता हूँ, फिर कोई कमेंट मत लिख देना कि सर आपने तो बस आधी क्लास, समझ रहे आप। एक मेरा दोस्त था, बहुत क्लोज फ्रेंड था, नाम मैं नहीं लूँगा प्रॉपर, मैं बोल देता हूँ, राजू नाम था उसका। और डीयू में थे, और हमारी जो डीयू की जर्नी थी वो 2008 से 2012 की थी, ग्रेजुएशन टाइम की। दूसरा उसका भाई हमसे जूनियर, उसने भी कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में एडमिशन लेते ही कुछ दिनों में उसकी एक दोस्त बन गई, सखी सहेली बन गई अच्छी सी। तो मेरे साथ जो राजू था वो मेरे को बोलता है कि अमन कैसे समझाएं इसको, मैंने कुछ रास्ता निकालते हैं कैसे समझाना है। तो राजू ने उसको भरपूर समझाया बिठा के कि बेटा अभी ये सब ठीक नहीं है, पहले ग्रेजुएशन पास आउट कर लो, अच्छे परसेंट ले, फिर करते रहना। छोटा भाई, ठीक है भाई समझ लेते हैं कुछ देर। हुआ यूँ कि मैं और उसका छोटा भाई, हम दोनों क्रिकेट खेलने जा रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो वाइस चांसलर की ऑफिस है उसके जस्ट पहले ग्रीनरी वाला बड़ा सा पार्क है। अब तो उसमें खेलना अलाउ नहीं कर रहा है, हमारे टाइम में हम खेल लेते थे ज़बरदस्ती कैसे भी करके। उसमें जब हम पहुँचे तो राजू वहीं अपनी बंदी के साथ बैठा हुआ था। अब जो उसका छोटा भाई था वो मेरे को देखे, मैं उसको देखूं, मेरी कोशिश ये थी कि उसके छोटे भाई को वहाँ से बोलूँ ठीक है ना चलो, लेकिन उसने ये बात पकड़ी, तुम मेरे को समझा रहे हो कि तुम्हें नहीं करना, तुम खुद क्या कर रहे हो, ये वाली। घर में सिगरेट पीना, दारू पीना, अल्कोहल, कुछ भी ऐसा करना जो आप करोगे तो आपका जो छोटा बच्चा है, भाई बहन बंधु है, उसको ये लगता है कि मेरे से बड़े लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छा होगा। वही बात यहाँ पर कही गई है। ओके, अल्कोहल हैज़ नो नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स and to protect the health and well-being of children, adults drinking in front of children should be penalized। हो एक चीज़ क्लियर लिखा है, अल्कोहल हैज़ नोन, प्रूव्ड चीज़ है, नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट। सो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एडल्ट्स जो बच्चों के सामने पीते हैं उनको पेनलाइज करना चाहिए। अगर ये 100% प्रूव्ड नेगेटिव है तो ये पेनलाइज 100% करेक्ट है, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग में जब कभी बात सोशल वेलफेयर या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी की बात की जाती है, हर जगह पॉजिटिव कंसीडर करना है। आई होप मैं अपना मैसेज आपको देने में सक्सेसफुल हो रहा होऊंगा। आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इफ ट्रू वीकेंड्स द गिवन स्टेटमेंट। अब इसमें से समझना है कौन सा ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इफ ट्रू, अगर उसको सही कंसीडर कर ले, वीकेंड द गिवन, तो वो इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देगा। पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो बात कही गई है कि बच्चों के सामने शराब पीना गलत बात है, क्योंकि इससे उनको ये लगेगा कि हमारे बड़े कर रहे हैं ये अच्छा है, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उसके सामने अगर कर रहे हो तो बच्चों के हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसको रोकने के लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा। ये बात यहाँ कही गई। अब देखते हैं उसके अगेंस्ट, अल्कोहल कंजम्पशन इज हार्मफुल बट येट कैन नॉट स्टॉप एडल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग। ये जो है ना, ये इसके अगेंस्ट नहीं है,
ये बात कही है, हार्मफुल है यहाँ भी लिखा है, अगेंस्ट ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट लिखा है, 100% श्योरिटी की बात नहीं की है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू स्टॉप अडल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो इसी की बात कही, देखो तुम कुछ भी कह रहे हो। दिस मीन्स दैट पेरेंट्स हैव टू गो आउटसाइड, अच्छा कह रहा है कि घर से बाहर जाना जाके पी लो, ऐसा कुछ इसमें बात भी नहीं किया गया और उसको नेगेट भी नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, एडल्ट्स एंड पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट देयर ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ की बात की गई है, कहीं ना कहीं वही बात तो यहाँ कही गई है। घर से बाहर जाके पीने की बात करें, एक बार को मान ले घर से बाहर जाके पीने, यही तो बात करें कि भाई उनके सामने मत पियो ना, तुम्हें पीना पियो घर से बाहर जाके पियो। दूसरा बी भी उसी बात को कह रहा है, इसके अगेंस्ट नहीं है। सी भी उसी बात को कह रहा है, अगेंस्ट नहीं है। ए वही बात कह रहा है जो यहाँ पर किया गया है, अगेंस्ट नहीं है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ एडल्ट्स ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन मे बी रॉन्ग, जो ऊपर लिखा गया है, बट दे कैन नॉट बी पेनलाइज्ड as this will infringe on their freedom। क्या ये लाइन इस लाइन का सपोर्ट कर रहा है? नहीं। क्या ये लाइन इस लाइन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साध लिया? नहीं, इस लाइन में वैसी बात कही गई है जो इसके अगेंस्ट यहाँ कह रहा है पेनलाइज किया जाना चाहिए, यहाँ कह रहा है कि ऐसा करने पे उसका राइट इन्फ्रिंज हो जाएंगे। हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो यही करेक्ट आंसर हो गया। दिस इज समथिंग जो आपकी कही गई बातों के अगेंस्ट बोल रहा हो, वही वीकेंड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करने वाले हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। मेक श्योर कोर्स ऑफ एक्शन इज a part of logical reasoning where you have to try to solve a situation if possible। अगर नहीं तो इस हद तक ना घुस जाओ कि सिचुएशन और वर्स्ट हो जाए, नई परेशानी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। कई बार होता है ना, जैसे आपके किसी दोस्त की किसी तीसरे से लड़ाई हो गई, आपने देखा उसका दोस्त हालांकि मान गया, वो चीज़ें ठीक चल रही है, शॉर्ट आउट चल रही है, सॉर्टेड हो गई, चल ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, जाके और गड़बड़ कर देते हैं। कई बार अब दो लोगों की लड़ाई, रिश्ते रिलेशन जहाँ पर टूटने वाले होते हैं, समझ रहे हैं आप मैं किस रिश्ते की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके चाहते हैं कि उसको क्लोज़ करें, लेकिन आप खुद ही कुछ ऐसा बोल के आ जाते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल, कुछ ऐसा फैक्ट, कुछ ऐसा डेटा दे के आ जाते हैं और रिश्ते में ऐसी दरार आ जाती है बड़ी वाली। ये समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो क्या लिखा है, इन ह्यूमन्स ingested protein is broken down into amino acid। ये तो बायोलॉजी हो गया भाई। ingested protein is broken down into amino acid, ठीक है। all of which must compete to enter the brain, ये भी मान लेते हैं इन्होंने कहा है तो ब्रेन में एंटर के लिए compete करते हैं। subsequent ingestion of sugar leads to the production of insulin, बिल्कुल करेक्ट है, अगर अपन शुगर खाएंगे तो इंसुलिन होगा। a hormone that break down the sugars and also reads the blood stream of residual amino acids except for tryptophan, मान लेते हैं। ट्राइटोफैन देन स्लिप्स इनटू द, अच्छा कुछ ऐसा है जो ट्राइटोफैन है जो बनता है, ट्राइटोफैन देन स्लिप्स इनटू द ब्रेन अनकंटेस्टेड। अच्छा, ट्राइटोफैन एक ऐसी चीज़ है, जैसे ऊपर लिखा गया है ना कि वो compete करता है आपस में, ये ट्राइटोफैन ऐसा है जो अनकंटेस्टेड, मतलब इसके साथ कोई compete करने वाला नहीं है, वो स्लिप्स इनटू द ब्रेन एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द केमिकल सेरोटोनिन। ओके, ऑलराइट, अंडरस्टूड। इंक्रीजिंग द ब्रेन सेरोटोनिन लेवल, ठीक है। किसकी वजह से? ये ट्रिप्टोफैन जो है जब वो आपके ब्रेन के अंदर जाता है तो आपके दिमाग में कौन सा चीज़ बढ़ना शुरू हो जाता है? सेरोटोनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। 10 शुगर्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन मूड एलिवेशन, हेल्पिंग वन टू फील रिलैक्स्ड एंड एंग्जाइटी फ्री। इसका मतलब ये कि अगर इसकी कमी हो गई, किसकी? ट्रिप्टोफैन की, किसकी? सेरोटोनिन की, तो भाई दिक्कतें हो सकती है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग से बायो वाला क्वेश्चन है, पीपीटी पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए था एक बार। ऑलराइट, अब क्या लिखा है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर्स ऑफ एक्शन ऑन विच द स्टेटमेंट डिपेंड्स। अच्छा, इसमें कौन सा एक्शन ऐसा है
जिस पे ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है यानी कि कनेक्ट करता है, तो एक्शन चेक करना है। एलिवेशन ऑफ मूड एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी रिक्वायर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन। ऐसा नहीं बोला गया है, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज अपन कर देंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्लड, अगर अपन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ये इंसुलिन की बात की गई, वो इंसुलिन को बढ़ाने के बाद वो प्रोग्राम पे चलता है इनका, अगर बढ़ा देंगे तो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर पता चलेगा पैंक्रियाज को एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़ गई। वो अब पैंक्रियाज एक ग्लैंड होता है, आपको पता होगा, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, अगर कम हो तो ज़्यादा हो तो कम करने का, फर्स्ट तो नहीं जा रहा है। दूसरा, फेलियर टू कंज्यूम फूड्स रिच इन शुगर रिजल्ट्स इन एंजाइटी एंड लोअरिंग ऑफ मूड। ऐसा नहीं कह सकते हैं अपन, इस चीज़ पे कही गई ये बात तो नहीं है कि आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें शुगर ज़्यादा हो। सेरोटोनिन कैन बी प्रोड्यूस्ड नेचुरली ओनली इफ ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। नेचुरली की बात की गई है, कहीं पर देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, अ हार्मोन दैट ब्रेक्स डाउन द शुगर एंड ऑल्सो रीड्स द ब्लड स्ट्रीम ऑफ रेसिडुअल अमीनो एसिड एक्सेप्ट फॉर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन देन स्लिप्स इनटू द ब्रेन अनकंटेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ केमिकल सेरोटोनिन। ऐसी बात नहीं की गई है। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। इस बात को अपन करेक्ट मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि लिखा है इंक्रीजिंग द ब्रेन सेरोटोनिन लेवल, दस शुगर्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन मूड एलिवेशन हेल्पिंग वन टू फील रिलैक्स एंड एंजाइटी। और वही बात ऑप्शन नंबर डी में कह दिए। अब मैं सच आपको बताता हूँ, इस पैसेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई है जो मेरे पढ़े हुए सब्जेक्ट की रीच से बाहर है। बायो का कॉन्सेप्ट इसमें इन्होंने पुट कर दिया है, लेकिन मैंने जो आंसर दिया है वो इस बेसिस पे दिया है, जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है उसको रीड करते हुए कनेक्ट करके। और बच्चों मेरे, यही है लॉजिकल रीजनिंग। बहुत सारे टाइम ऐसे पैसेजेज, ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी जिसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, आपको टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किस पे? जो पैसेज आपके सामने गिवन है, और उस पैसेज से जो कंक्लूजन आप, जो उस पैसेज से जो चीज़ें आप एक्रू कर सकते हो, गैदर कर सकते हो उस पर। इस बात को आप भी आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्या है? फिर से अजम्पशन है, ओके। और अजम्पशन में क्या है, लेट्स सी। अच्छा, अजम्पशन क्या होता है? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फिर से वही जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कनेक्टेड हो, नियरिंग अबाउट हो, सपोर्टिव हो। एक्सप्लिसिट जो उसके अपोजिट या अगेंस्ट हो जाता हो। इन अ टीम लीडर्स रोल इज टू प्रोवाइड गाइडेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड टाइम टू लर्न tactful approaches when stating challenges। ये जिम्मेदारी किसकी है? टीम लीडर्स की। आई डू अग्री, एक टीम लीडर्स के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। लीडरशिप ऑल्सो नीड्स टू लर्न टू नेविगेट द पिटफॉल्स ऑफ बीइंग चैलेंज। कैसे हैंडल करना है चैलेंज से, खराब सिनारियो से, बेकार सिचुएशन से, ये लीडरशिप के अंदर, यानी कि जो लीडर्स है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। बट बेसिकली ऊपर बताया जा रहा है कि हमारा जो भी लीडर होगा उसको इफ़ अ टीम लीडर्स रोल इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड टाइम टू लर्न टैक्टफुल अप्रोचेस। सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं किसी भी टीम का लीडर हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मेरे अंदर जो लोग हैं उनको कैसे गाइड करना है, और अगर कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता हो जो प्रिकैरियस हो, डिफरेंट हो, सिचुएशन ख़राब करने वाला हो, उसको डील आउट करने भी आना जाना चाहिए। ईगो इज a huge blind spot for all of us and it can be uncomfortable the first time someone calls us out on an oversight। अच्छा कह रहा सुनो, ईगो जो है हमारे अंदर वो बहुत खतरनाक चीज़ है, और वो तब जरूर ख़राब हो जाता है जब हमें कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ये कहता है कि आपने ये काम गलती कर ली। ग्रेजुअली यूज टू हो जाता है, बट स्टार्टिंग में ये वाली दिक्कत आती है। अब कह रहा है कौन सा? अजम्पशन वन, द टीम मेंबर्स ऑलवेज टेंड टू मेक ओवरसाइट विच आर कॉन्स्टेंटली करेक्टेड बाय द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया है कॉन्स्टेंटली। भाई जो टीम के लोग हैं वो गलती करने के लिए थोड़े उस टीम में शामिल है, उनका भी अपना काम है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम पूरा कर रहे होंगे।
आई डू नॉट एग्री विद दिस, सेकेंड वन। और ना तो वो यहाँ मेंशन किया गया, यहाँ पर तो एक लीडर की क्या खास क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो बात कही गई है। ईगो इज़ द कंडीशन ऑफ हाउ वी ऑब्जर्व आर सेल्फ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। आई डू नॉट अग्री। ईगो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा मुझे किस पैरामीटर पर, किस पैटर्न पे देख रहा है, जिस पैटर्न पे देख रहा है मैं अपने आप को उसी पैटर्न पे देखूँ। आई डू नॉट अग्री विद दिस। सो मेरे नज़रिए से देखें देन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर। नीदर ऑफ द assumption आर implicit। देन आई होप थोड़ी थोड़ी ही सही मैं चीज़ें क्लियर कर पा रहा हूँगा आपके दिमाग में। एक लास्ट क्वेश्चन आज का और फिर करेंगे आज के इस लेक्चर का इख्तिताम यानी कि खात्मा। देखिए ये है आपका कॉज एंड इफेक्ट, मतलब एक चीज़ के बाद कनेक्टेड इंसिडेंट्स जो होता है उसके बारे में बात करें। जैसे मैंने किसी को गाली दिया, मैंने किसी को उल्टा बोला, बदले में वो भी उल्टा बोला। आप सपोज कर लो आप कॉलेज के टाइम में हो और आज आपने मन बना लिया कि आज मुझे बात करनी है, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर हिल जाए, आज मैं बात करेगा। आप रफ्तार में एकदम पहुँचे वहाँ पे, वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि आपको जिससे बात करनी है वो कहीं और बात कर रहा है, लफड़ा हो जाता है, फिर आपका कुछ रिएक्शन हो जाता है। दैट इज समथिंग कॉज एंड इफेक्ट। कुछ एक रीजन बनेगा उसका इफेक्ट होगा, रिलेटिव होना चाहिए बस। क्या लिखा है? द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। अच्छा समझिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है सारा जनरल पब्लिक को दे दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब पहले से इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के पास नहीं थी, ये समझना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। टिपिकली क्या है ही, कमिंग आफ्टर प्री स्कूल एंड बिफोर सेकेंडरी स्कूल। ये बात उन्होंने स्टेटमेंट 1 में कह दिया है। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2 में? स्टेटमेंट 2 में इन द past the general public did not have access all these information related to primary education। अब समझिए, तो स्टेटमेंट एक में गवर्नमेंट ने कहा कि अब मैं प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन सब जनरल पब्लिक को दे दूंगा। मैंने खुद ही आपसे बोल दिया था कि मैं अगर अब कह रहा हूँ कि अब मैं ये काम करूँगा सारी चीज़, का मतलब पहले से नहीं हो रहा था। और वही बात तो इन्होंने कह दी है। क्या कह दिया है? इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस। पहले से होता तो दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंड वन इज़ द कॉज, पहले से नहीं था इसलिए हमने किया। सो द करेक्ट आंसर शुड बी स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इस पीपीटी बनाने वाले के कुछ पैसे काट दूंगा। क्यों? ये स्टेटमेंट 2 ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, स्टेटमेंट 1 वहाँ ठीक है, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ध्यान रखनी पड़ेगी इस चीज़ की। खैर अपने को पढ़ने से मतलब था, मुझे पढ़ाने से मतलब था, हमने वो सक्सेसफुली काम कंप्लीट किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाया होऊंगा, तब भी एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि जो जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन को टैकल कैसे कर सकते हैं। मैं इतना उम्मीद करता हूँ आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बढ़िया पार्ट के साथ, लॉजिकल रीजनिंग वाला अगेन। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।